गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम आज कक्षा 8 ज्योग्राफी एनसीईआरटी सिलेबस के तहत हिंदी मीडियम का चैप्टर 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला इसमें एक छोटी सी स्टोरी बता रखी है। तंजानिया जो अभी अफ्रीका में मौजूद है, उसके एक छोटे से गांव में माम्बा पानी लाने के लिए शीघ्र उठती है। प्रातः बहुत जल्दी उठती है पानी लाने के लिए। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है। वह कुछ घंटों के बाद लौटती है और इसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ भी बटाती है। अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद करती है। उसके पूरे परिवार के पास उनकी छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। माम्बा के पिता कठिन परिश्रम के बाद कुछ मात्रा में वहाँ पर मक्का और सेम उगाते हैं। फिर भी यह उनके परिवार के लिए साल भर के लिए भी पर्याप्त भोजन इकट्ठा नहीं हो पाता है। दूसरी बात, पीटर जो न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहां उसका परिवार ऊन प्रक्रमण करने का कारखाना चलाता है, और प्रतिदिन जब वह स्कूल से लौटता है, पीटर अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। और उनका जो भेड़ों का बाड़ा है कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत बहुत बड़े घास के मैदान में स्थित है। यहाँ नवीनतम प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंध किया जाता है। पीटर का परिवार जैविक कृषि के द्वारा सब्जियां भी उगाता है। तो ये अपने सामने दो बातें हैं। माम्बा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों पर रहते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। दोनों ही हमारे विश्व के दो अलग अलग स्थानों पर मौजूद हैं एवं उनकी जो जीवन शैली है, रहने का जो तरीका है, उनमें अंतर पाया जाता है। यह विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण ही है। और इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। हमें पता है कि विश्व की जो लगभग 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। 100% में से भूमि वाले हिस्से पर 30% वाले क्षेत्र पर ही जनसंख्या निवास करती है। शेष जो 70% भूमि बचती है, या तो वो विरल जनसंख्या, यहाँ इसका मतलब विरल का मतलब जहाँ कोई जनसंख्या निवास नहीं करती है, ऐसा पहाड़ी इलाका, दलदली भूमि, रेगिस्तानी इलाका, उसे विरल जनसंख्या वाला स्थान कहते हैं। या वह निर्जन है। निर्जन यानी बिना जन के, बिना जहाँ कोई जो है लोग नहीं होते हैं, वो बिना जन के यानी निर्जन कहलाती है। तो 70% भूमि हमारे विश्व में ऐसी है जो बिना लोगों के है और 30% पर संपूर्ण जनसंख्या निवास करती है। टॉपिक है अपना भूमि। सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी जो है शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। संपूर्ण भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का 30% भाग भूमि है। वहीं यही नहीं, यह थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं हैं। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण भी असमान पाया जाता है। जिस प्रकार से भूमि सभी स्थान पर हमें एक जैसी नहीं मिलती है, वहाँ की एनवायरनमेंट जो पर्यावरण की स्थिति है, अनुकूलता सब में अलग अलग जगह अलग अलग पाई जाती है। सभी स्थानों पर जलवायु भी भिन्न भिन्न होती है। इसलिए जनसंख्या का वितरण भी विश्व में असमान रूप से पाया जाता है। कहीं कहीं पर भूमि उबड़ खाबड़ होती है, कहीं जो स्थलाकृति पर्वतों के तीव्र ढाल हैं, जलाक्रांत
संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जन होते हैं। जो पहाड़ी इलाके हैं, पर्वत हैं, जहाँ नदियों का जमाव होता है, डेल्टा भाग जो बनता है, मरुस्थल जहाँ है, जहाँ अत्यधिक वन पाए जाते हैं, वो सभी स्थान विरल जनसंख्या वाले स्थान होते हैं, निर्जन होते हैं। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध हैं। उर्वर मैदान और नदी घाटियों में जहाँ नदियाँ होती है उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है, वहाँ मिट्टी जो है उपजाऊ मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है, जो कृषि के लिए सर्वोपरि होती है, सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इसलिए जो ये स्थान है विश्व के सघन बसे क्षेत्र हैं। भारत में हमारे उत्तर का जो विशाल मैदान है, जिसे हम गंगा का मैदानी भाग भी कहते हैं, वहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में जनसंख्या निवास करती है। भूमि उपयोग। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि के लिए करते हैं भूमि का उपयोग, भूमि पर हम खेती करते हैं, वानिकी पेड़ पौधे उगाते हैं, खनन क्रिया भी भूमि पर ही होती है, सड़कों का निर्माण होता है, उद्योगों की स्थापना, ये सभी कहाँ होती है? भूमि पर। हमारे आवास निवास स्थान जो बनते हैं वो भी भूमि पर ही बनते हैं। खेल के मैदान भी होते हैं, चरागाह भी होते हैं, वन भूमि होती है। साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं कि भूमि का हम उपयोग किस प्रकार से कर रहे हैं, कृषि करके, वानिकी करके, खनन क्रिया करके, सड़कें बना करके, उद्योगों की स्थापना करके, ये भूमि उपयोग कहलाता है। और क्या आप मांबा और पीटर के परिवारों के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं कि किस प्रकार से एक स्थान मांबा का जो था वहाँ पर जल की कमी थी, कई घंटों दूर जाकर के जल लाना पड़ता है, और चट्टानी इलाका है पूरा, और एक घास का मैदान है दोनों तरफ, दोनों में अंतर बहुत सारा दिखाई देता है। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। भूमि का जो उपयोग है उसके लिए कुछ भौतिक कारक निर्धारित होते हैं, जैसे स्थलाकृति, उस वहाँ की आकृति क्या है, भूमि की आकृति कैसी है, ढलान वाली है, ऊंचाई वाली है, पहाड़ी है, समतल मैदान वाली है। मिट्टी, मृदा सबसे महत्वपूर्ण कारक है। अगर मृदा जिस प्रकार से होगी, फसलें उसी प्रकार से वहाँ बोई जाती है, उगाई जाती है, वैसा ही वहाँ पर उपज प्राप्त होगी। अच्छी, अगर रेगिस्तानी इलाका है तो वहाँ कोई कृषि नगण्य है। जलवायु, जलवायु भी महत्वपूर्ण कारक है। खनिज, जल की उपलब्धता, ये कुछ भौतिक कारक है भूमि के उपयोग के। स्थलाकृति समतल होगी, इसका मतलब वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में उद्योग लगाए जा सकते हैं, निवास स्थान बनाए जा सकते हैं, सड़कों का निर्माण, औद्योगिकरण ज़्यादा होगा वहाँ पर। जहाँ जिस क्षेत्र के आसपास मिट्टी जो है उपजाऊ होती है, तो उसके आसपास लोग जो हैं सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र कहलाता है वो। जलवायु, जहाँ खनिज की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है, वहाँ पर भी उद्योगों का जो है ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगों की स्थापना की जाएगी, और प्रौद्योगिकी का जो है प्रौद्योगिकीकरण भी ज़्यादा होता है। जल की उपलब्धता, जल है, जल ही जीवन है, हमें पता है। और जल, जहाँ जल मौजूद होगा वहाँ पर ही तो लोग अपना निवास स्थान बनाएंगे, वहीं पर खेती भी करेंगे। सभी उद्योगों के लिए जल भी पर्याप्त मात्रा में समीप से ही हमें प्राप्त हो जाएगा। ये तो थे कुछ भौतिक कारक। अब है मानवीय कारक। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक होते हैं। जनसंख्या निवास करती है, मानवीय कारक में जनसंख्या आती है, और प्रौद्योगिकी, जहाँ जो डेवलपमेंट अच्छा होता है वहाँ पर भी जो है भूमि का उपयोग महत्वपूर्ण और निर्धारक कारकों के द्वारा किया जाता है। निजी भूमि और सामुदायिक भूमि के आधार पर भी भूमि को बांटा जा सकता है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है। निजी यानी स्वयं की, जिसका कोई किसी न किसी का मालिकाना उस भूमि पर हक होता है। किसी
व्यक्ति विशेष की होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है, जिस पर एक विशेष समुदाय का हक होता है। सामुदायिक रूप से या सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट या औषधीय बूटियों को एकत्र करना। इन सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं, जहाँ पर सामूहिक रूप से उन चीज़ों का उपयोग किया जाता है वो साझा संपत्ति संसाधन कहलाती है। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है। जनसंख्या भी लगातार बढ़ती जाती है और जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ेगी तो लोगों की मांग भी बढ़ेगी, लेकिन भूमि की उपलब्धता तो सीमित ही है ना। क्या जनसंख्या बढ़ेगी तो भूमि भी बढ़ेगी के साथ में? क्या हम जिस मकान में रह रहे हैं, शुरुआत में उस घर में 2 सदस्य थे और जैसे ही उस घर में सदस्यता बढ़ी तो क्या मकान भी बड़ा हो जाएगा? नहीं, भूमि तो सीमित मात्रा में ही रहेगी, मांग जरूर बढ़ जाएगी एवं जनसंख्या भी बढ़ जाएगी। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनधिकृत हस्तक्षेप करना अब शुरू कर दिया है। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को ही दर्शाते हैं और वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन हो रहे हैं, मृदा अपरदन, मिट्टी का कटाव, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरे भी अब हमारे लिए बने हुए हैं। भूमि उपयोग में समय के अनुसार परिवर्तन। समय के अनुसार किस प्रकार से भूमि में परिवर्तन होता है, हम चित्र संख्या 1 देखते हैं। चित्र संख्या 1 में हमें दिखाई दे रहा है एक गांव का दृश्य बताया जा रहा है, जिसमें किसान पशु चरा रहे हैं और किसान जो है खेती, वृक्ष हमें दिखाई दे रहे हैं। कुछ समय पश्चात चित्र नंबर 2 देखिए, स्थान वही है परंतु जो झुग्गी झोपड़ियाँ थी उनकी जगह अब कुछ पक्के मकान बन चुके हैं। खेती अब थोड़ी कम दिख रही है और जो वृक्ष हैं वो कट चुके हैं और उनके स्थान पर जो पहाड़ी है वो भी कट चुकी है और मैदान थोड़ा समतल हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा घरों का निर्माण हमें दिखाई दे रहा है। चित्र नंबर 3 देखते हैं। खेती लगभग हट चुकी है, कच्ची जगह अब नहीं बची है, सड़कों का निर्माण हो चुका है, यातायात के वाहन साधन जो चल रहे हैं और बड़ी बड़ी हमें इमारतें दिखाई दे रही है। और जो चौथा जो टॉपिक है, जो चित्र हैं वो बड़े बड़े महानगरों का जैसा हमें प्रतीत हो रहा है, जहाँ वनस्पति नाम की कोई चीज़ भी हमें दिखाई नहीं दे रही है। और जैसे जैसे समय बदलता गया लोगों की मांग बढ़ती गई, लोग जो है भौतिक सुख सुविधाओं के लिए इन वनस्पतियों को, खेतों को उजाड़ करके वहाँ पर जो है शॉपिंग मॉल, सड़कें और बड़े बड़े निवास स्थान बन चुके हैं। इस प्रकार से प्रकृति का विदोहन भी होता है। एक सारणी और बता रखी है, चयनित देशों में भूमि उपयोग। कुछ भूमि उपयोग के उदाहरण बता रखे हैं कि किस प्रकार से कौन कौन से देश में भूमि का उपयोग कितने क्षेत्रफल प्रतिशत में किया जाता है। सबसे पहला जो देश है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया देश जो है उसका बता रखा है कि ऑस्ट्रिया के अंतर्गत फसल उगाने लायक जो भूमि है वह कितनी है? 6। वह है 6% भूमि। चरागाह भूमि वहाँ पर 56%। वन भूमि है 14% और अन्य उपयोग के लिए जो भूमि बची है, फसल, चारागाह और वन, इनको छोड़ करके 24% अन्य उपयोग में आ जाती है, जिसमें
निवास स्थान हो गए, खुले मैदान हो गए, बंजर भूमि हो गई, अनुपयोगी भूमि हो गई, और सड़कें, बांध, इन सब के लिए जो वो भूमि उपलब्ध हैं वो अन्य उपयोग में आएगी। ब्राज़ील में 9, चारागाह के लिए 20 और वन क्षेत्र 66% है वहाँ पर, और अन्य उपयोग है 5%। इसी प्रकार से सभी देशों में अलग अलग रूप से कनाडा की बता रखी है, चीन की बता रखी है, फ्रांस की बता रखी है। भारत की देखते हैं, ये जो है भारत की है, जिसमें भारत में फसल भूमि सभी में से सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, यानी सर्वाधिक कृषि भारत में ही 57% में बता रखी है ना। उसके बाद हमें दिखाई दे रहा है चरागाह भूमि भारत में मात्र 4% है, सिर्फ 4%। वन भूमि भारत में 22% है, और होनी कितनी चाहिए? 33% भाग पर हमारे भूमि वन नीति के अनुसार, भारतीय वन नीति के अनुसार जरूर होनी चाहिए, परंतु अभी भी कुछ शेष है। और अन्य उपयोग में भारत में जो भूमि है वो 17% काम में आती है। इस प्रकार से फसल भूमि विश्व में 11% है, चरागाह भूमि 26% है, वन भूमि 31% है, और अन्य उपयोग के लिए 32% सभी का औसत निकाल करके बताया गया। विश्व का टोटल ये आंकड़े हमें बता रखे हैं भूमि उपयोग के। इसमें हम देखते हैं तो ये जो सबसे बोल्ड जो ये अक्षर दिखाई दे रहे हैं, जिस प्रकार से 57 इन सभी में से अलग दिख रहा है, गहरा दिख रहा है, तो फसल भूमि में सर्वाधिक भारत है। ऑस्ट्रिया में 56% चारागाह सर्वाधिक है। वन भूमि में जापान में वन भूमि सर्वाधिक 67% है, और अन्य उपयोग सर्वाधिक होता है कनाडा में। तो इस प्रकार से हमें भूमि उपयोग के बारे में पता चला कि भूमि का उपयोग किस देश में सर्वाधिक होता है, किस देश में किस प्रकार से फसलों के लिए, पशुओं के लिए भूमि का उपयोग किया जाता है। अगले टॉपिक में हम भूमि संसाधन का संरक्षण, जो भूमि हमारा एक प्रकार से संसाधन है भूमि भी, उसका हम किस प्रकार से संरक्षण करेंगे उसके बारे में हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। धन्यवाद।